अच्छा जी, तो कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। बेसिक डिज़ाइन स्टेप्स के, वन वे स्लैब के बेसिक डिज़ाइन स्टेप्स क्या हैं। पहले कहते हैं आपने उसी तरह से साइज सेलेक्ट करना है। आपको बीम का डिज़ाइन याद होगा, ठीक है। आपने ज़ाहिर बात है यहाँ पे हमने विड्थ जो है वो अज्यूम की हुई है 12 इंचेस। लेंथ आपको गिवन होती है स्लैब की। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी एच या इफेक्टिव डेप्थ डी को एज्यूम करना है। उधर से आपके पास लोड कैलकुलेट होंगे वेट के वजह से। लोड्स के बाद आपने एनालिसिस करना है, डिज़ाइन करना है एंड ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक है। तो वही जो आपके पास वन वे सॉरी बीम के जो डिज़ाइन स्टेप्स हैं वही आपके पास स्ट्रिप मेथड वाली वन वे स्लैब के डिज़ाइन स्टेप्स हैं। साइजेस के लिए कहते हैं कि आपके पास ACI टेबल 7.3.1.1 जिसमें आपके पास मिनिमम वन वे स्लैब की थिकनेस गिवन है, ठीक है। आप यहाँ से साइजेस कैलकुलेट करेंगे। कहते हैं कि अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो आपके पास जो फार्मूला होगा वो होगा L/20। अगर आपके पास वन एंड कंटिन्यूस है, यानी कि एक तरफ आपके पास एंड बीम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एंड बीम है, इस बीम से आगे स्लैब कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये वन एंड कंटिन्यूस है। उधर है आपके पास L/24, यानी कि रिक्वायरमेंट कम हो गई है। ज़ाहिर बात है डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर जितना ज़्यादा होगा तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू उतनी ही कम आएगी। बोथ एंड कंटिन्यूस यानी आपकी स्लैब है और बीम से इस तरफ भी वो कंटिन्यू है और बीम से इस तरफ भी कंटिन्यू है, तो वो बोथ एंड है और उसमें रिक्वायरमेंट और भी कम हो जाती है। और अगर आपके पास ख़तरनाक चीज़ है यानी कि कैंटिलीवर स्लैब है, तो कैंटिलीवर जिस तरह छज्जा आपके पास होता है तो वहाँ पे कहते हैं कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है L/10 एज़ कम्पेयर टू बाकी तीनों, ठीक है। जिसमें आपके पास L जो है वो स्पैन लेंथ है और इसको अगली स्लाइड पर डिफाइन किया गया है। फॉर FY अदर देन 60,000 PSI, अगर आपके पास FY 40,000 है तो फिर आप क्या करेंगे, द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास इस टेबल में गिवन है, कहते हैं कि गिवन है सॉरी, इसमें आपने क्या करना है मल्टीप्लाइड बाय क्या फैक्टर है 0.4 प्लस FY डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो अगर आप यहाँ पे 60,000 पुट करें ना तो उससे क्या आएगा 0.6, तो 0.6 प्लस 0.4 वो 1 आता है। तो इसलिए 1 का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब आपके मतलब ये फैक्टर सबके साथ लगता है लेकिन ग्रेड 60 के लिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो 1 बनता है। बाकी ग्रेड्स के लिए ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप ग्रेड 40 यूज़ करेंगे तो ग्रेड 40 से ही आपके पास 0.8 बन जाएगा। 0.8 से आपके पास वो रिक्वायरमेंट और भी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास वो डेफिनेशंस हैं जो कि मैंने पिछली स्लाइड पे आपको कहा था कि हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि आपके पास एल है क्या चीज़। तो पहले तो आप ये समझ लें कि ये देखें, ये जो ऊपर आपके पास चीज़ है इसको नाम कहते हैं स्लैब, ठीक है। ये स्लैब मोनोलिथिकली कास्ट है इन बीम्स के साथ, ये देखें बीम, ठीक है। इन बीम्स के साथ, अच्छा यहाँ पे आपके पास वॉल है, दीवार है जिसके साथ ये मोनोलिथिकली कास्ट नहीं। तो देखें यहाँ पे आपको ये लाइन नजर आ रही है कि स्लैब इसके ऊपर पड़ी है, जबकि यहाँ पे देखिए आपको कोई लाइन नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि स्लैब और बीम एक ही चीज़ है, इंटीग्रल है, ठीक है। एक ही एज ए यूनिट एक्ट करते हैं। इसलिए हम जब बीम का डिज़ाइन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि ये स्लैब का ये वाला हिस्सा जो है BE जो है वो बीम के साथ साइमल्टेनियसली एक्ट करता है। एनीवेज वो एक अलग बहस है, इसको देखते हैं। देखें दीवार की जो इंटीरियर साइड है उधर से लेकर और बीम का जो ये इस तरफ वाली साइड है, ठीक है, इसके दरमियान जो आपके पास लेंथ है उसको कहते हैं क्लियर लेंथ या LN, नॉमिनल लेंथ, ठीक है। और जो आपके पास दीवार के सेंटर से लेकर और बीम के सेंटर तक लेंथ है उसको कहते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ, सही है। तो डिफरेंस समझ आ गया आपके पास कि नॉमिनल लेंथ कौन सी है, फेस ऑफ द सपोर्ट टू फेस ऑफ द सपोर्ट, ठीक है, जो आपके पास क्लियर उसका सपोर्ट लेंथ होती है, ठीक है। और एक होती है आपके पास सेंटर टू सेंटर। तो कहते हैं L इज इक्वल टू LN। किस केस में आपके पास पीछे जो हमने L वाला फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, टेबल में आपके पास सिर्फ L है, उसमें ना LN है ना L सेंटर टू सेंटर है। तो कहते हैं कि वहां पे जो आपके पास L है वो LN के इक्वल होगा कब, जब for integral supports such as beams and columns with Ln is less than or equal to 10 feet। कहते हैं कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये देखें इस स्लैब को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास इंटीग्रल सपोर्ट है बीम और यहाँ पे भी इंटीग्रल सपोर्ट है बीम, ठीक है। तो और अगर कहते हैं कि आपके पास ये Ln 10 फुट से कम हो या 10 फुट के बराबर हो तब आपके पास जो L है तो वो Ln के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास Ln है 8 फुट, तो आपका L पिछली टेबल में जो L होगा वो कितना होगा, Ln के बराबर होगा। लेकिन अगर आपके पास ये Ln 10 फुट से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल Ln है आपके पास 12 फुट,
तो फिर ये आपके पास कंडीशन प्रिवेल नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, L इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ Ln प्लस H। पहली चीज आपको समझ आ गई है कि Ln प्लस H जो आपने साइजेस डिफाइन करने हैं, ठीक है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस L सेंटर टू सेंटर, ये वाला, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी फॉर नॉन इंटीग्रल सपोर्ट्स, जैसे कि आपके पास दीवार है, विद एनी डिस्टेंस, ठीक है, और फॉर इंटीग्रल सपोर्ट्स बीम्स एंड कॉलम्स विद Ln ग्रेटर देन 10 फीट। कहते हैं कि अगर आपके पास Ln 10 फुट से कम है तो पहले तो आपने इस कंडीशन को देखना है कि आपके पास आया दोनों तरफ बीम्स हैं। अब इस केस में आपके पास अगर ये 8 फुट है तो ठीक है, आप L इज इक्वल टू 8 फुट लेकर उस फार्मूले में पुट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन है, अगर तो यहाँ पे आपके पास Ln 8 फुट है, लेकिन आप देखें इस तरफ आपके पास वॉल है और वॉल इंटीग्रल नहीं है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर ये पहली वाली कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है Ln प्लस H और L सेंटर टू सेंटर, इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी, ये देखें Ln प्लस H और L सेंटर टू सेंटर, तो दोनों में से आपके पास जो वैल्यू छोटी होगी मिनिमम, उसको आप एज अ L यूज करेंगे, ठीक है। चाहे Ln आपके पास 10 है या 10 से ज़्यादा है या कम है या जो भी है, या आपके पास इंटीग्रल सपोर्ट नहीं है, तो ये दो केसेस आपके पास होंगे जिसमें आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, मलहूज़ खातिर रखना है, ठीक है। फर्दर देखें इसको, L इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग डेप्थ ऑफ मेंबर। पिछली टेबल में जो आपके पास L यूज हो रहा था वो है L, ठीक है, जो वैल्यू यूज हो रही है वो हमने इक्वल लेना है Ln, L सेंटर टू सेंटर वो डिपेंड करते हैं इन केसेस के ऊपर, ठीक है, वो Ln के इक्वल होगा। Ln इज यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग मूवमेंट्स यूजिंग ACI कोफिशिएंट्स, ठीक है। अभी हम जब आगे एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि Ln कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, और L सेंटर टू सेंटर इज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो कहते हैं कि आपके पास स्लैब के जो ACI कोफिशिएंट मेथड है उसमें आपके पास Ln यूज होता है, और जब आप सिंपली सपोर्टेड बीम्स पढ़ेंगे तो उसमें आप L सेंटर टू सेंटर यूज करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है उसको आप एनालाइज करते हैं और डिजाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज आ जाती है लोड्स। तो कहते हैं कि वन वे स्लैब्स आर यूजुअली डिजाइंड फॉर ग्रेविटी लोडिंग, एज स्लैब्स आर टू डायमेंशनल एलिमेंट्स, वो लोड्स आर कैलकुलेटेड पर यूनिट एरिया। देखें आपने बीम में क्या किया था, आपने पर यूनिट लेंथ लोड कैलकुलेट किया था, ठीक है, पाउंड पर फीट की फॉर्म में आप करते थे, लेकिन स्लैब चूंकि टू डायमेंशनल है तो इसमें क्या होगा, पर यूनिट एरिया पर स्क्वायर फीट आपके पास आएगा लोड। सो अल्टीमेट लोड इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। वही आपको पता है कि डेड लोड 1.2 होता है, लाइव लोड 1.6 होता है, ये चीज आपको पता है, समझ आती है इस चीज की, पुराना कॉन्सेप्ट। तीसरा स्टेप आपके पास एनालिसिस। द एनालिसिस कैरिड आउट फॉर अल्टीमेट लोड इंक्लूडिंग सेल्फ वेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइज ऑफ द स्लैब एंड द अप्लाइड डेड एंड लाइव लोड्स, ठीक है, साइज से आपने लोड सेल्फ वेट कैलकुलेट किया, उसको डेड लोड में प्लस किया, उसके ऊपर फैक्टर अप्लाई किया, लाइव लोड का फैक्टर उनको आपने अप्लाई किया, आपके पास लोड आ गए, अल्टीमेट लोड आ गया। अल्टीमेट लोड से आपने क्या किया, मैं बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपने फाइंड किया फॉर फ्लेक्सुरल डिजाइन, सही है। शेयर स्लैब में होता है कि नहीं वो आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। और फिर अगला डिज़ाइन है अगला स्टेप है आपका डिज़ाइन का। डिज़ाइन में आपकी मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपकी जो मेंबर की कैपेसिटी है वो जो बाहर से ऊपर से डिमांड आ रही है उससे ज़्यादा होनी चाहिए या कम से कम उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी और डिज़ाइन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर जो कि आपके पास फाई है, जो कि हमने बीम के केस में पढ़ा था कि फ्लेक्सचर में आप 0.9 लेते हैं मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल स्ट्रेंथ। तो नॉमिनल स्ट्रेंथ का फार्मूला याद है, ASFY इंटू डी माइनस A/2, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत पुख्ता हो जाना चाहिए इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग द मिड टर्म एग्जाम। डिमांड क्या होती है कि जो आपके पास अप्लाइड लोड होते हैं और उसको आप फैक्टर से, फॉर एग्जांपल 1.2 डेड लोड के लिए, 1.6 लाइव लोड के लिए, ठीक है। बार स्पेसिंग इधर अब हम करेंगे, वहां पे आपको याद होगा बीम में आप करते थे नंबर ऑफ बार्स, जिसमें आपके पास फार्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ बार, ठीक है। यहाँ पे चीज उल्टी हो गई है, यहाँ पे आप स्पेसिंग फाइंड करेंगे और देखें फार्मूला उल्टा हो गया है, एरिया ऑफ बार डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय 12। आपको याद है ये 12 क्या चीज है, ये 12 वो विड्थ ऑफ द स्ट्रिप है। आपने याद है 12 इंच की एक स्ट्रिप अज्यूम की है स्लैब की, ठीक है,
तो आप कहते हो कि यार उस 12 इंच की स्ट्रिप में आपके पास कितने फासले पर मेरे पास बार्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नंबर 4 बार मैंने सेलेक्ट किया है, तो उस 12 इंच में मेरे पास कितने बार्स आएंगे। तो अगर 3 बार्स आते हैं तो आप उसको पूरी की पूरी उसके ऊपर स्लैब के ऊपर इंटीग्रेट कर दें कि हर 12 इंच में 3 3 बार्स देते जाओ, बस बात खत्म। ठीक हो गया। डिज़ाइन, फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट का डिज़ाइन ACI 7.6.1.1 में है बीम्स के लिए। मिनिमम रिइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट आपको याद होगा, बीम के केस में भी आप AS मैक्सिमम AS मिनिमम करते हैं। स्लैब के केस में कहते हैं ग्रेड 60 के लिए AS मिनिमम का क्या फार्मूला है, 0.002 एरिया जी, यानी कि ग्रॉस एरिया। तो आपको थिकनेस भी पता है स्लैब की, जो आपने स्टेप 1 में फाइंड की थी। आपको विड्थ भी पता है, आप उसका ग्रॉस एरिया फाइंड करें और उसको आप रेशियो से मल्टीप्लाई करें। एस मिनिमम इससे कम नहीं, आपका जो एरिया ऑफ स्टील है वो इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। और ग्रेड 60 के लिए आपके पास 0.0018 है वो चीज़। तो ये आपके पास एस मिनिमम की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने बीम में भी पढ़ी थी। ओके, एंड सिमिलरली मैक्सिमम स्पेसिंग रिक्वायरमेंट जो आपके पास होती है मेन रिइंफोर्समेंट के लिए, तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम स्पेसिंग रिक्वायरमेंट है कि एट लीस्ट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ द स्लैब और 18 इंचेस। यहाँ पे आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपके जो बाहर्स हैं उसकी स्पेसिंग इन रिक्वायरमेंट्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा होगी तो फिर आपके पास मसले होंगे एज़ पर इसे 7.7.2.3। ठीक हो गया। तो ये दो चेक्स आपके हो गए, मिनिमम रिइंफोर्समेंट एंड मैक्सिमम स्पेसिंग। अच्छा जी, तो जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास वन वे स्लैब जो है उसमें प्राइमरीली एक ही डायरेक्शन में आपका लोड होता है। ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में लोड होता है तो रिइंफोर्समेंट भी एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो जो हम रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में होगी। जो आपके पास मेन जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा होगा मेन बार उसी डायरेक्शन में होंगे। लेकिन चूंकि आपके पास स्लैब 2 डायमेंशनल मेंबर है, ठीक है, तो दूसरी डायरेक्शन में भी आप अगर बार्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपकी कंक्रीट जो है तो वो क्रैक हो जाएगी। वो उन बार्स जो फॉर एग्जांपल मेन डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल ये देखिए इस डायरेक्शन में आपने बार्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो जो कंक्रीट है वो इस डायरेक्शन में क्रैक होना शुरू हो जाएगी दूसरी डायरेक्शन में। तो उस क्रैक्स को रोकने के लिए आप श्रिंकेज रिइंफोर्समेंट, वो मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंक्रीट श्रिंक्स एज इट ड्राइज आउट। सही है, जैसे ही कंक्रीट ड्राई होती है वो श्रिंक होती है। इट इज एडवाइजेबल टू मिनिमाइज सच श्रिंकेज बाय यूजिंग कंक्रीट्स विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सीमेंट कंपेटेबल विद अदर रिक्वायरमेंट्स। कहते हैं हम इस श्रिंकेज को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हम पानी कम से कम इस्तेमाल करते हैं और सीमेंट कंपेटेबल यूज करते हैं, सच एज स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी, जो कि हमारे पास स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी फुलफिल हो रही हो, एंड बाय थॉरो मॉइस्ट क्योरिंग ऑफ सफिशिएंट ड्यूरेशन, और उसको हम मॉइस्ट क्योरिंग भी करते हैं सफिशिएंट ड्यूरेशन तक। ठीक है, इन प्रैक्टिसेस से हम क्या करते हैं कि श्रिंकेज कम हो। हाउएवर नो मैटर व्हाट प्रिकॉशंस आर टेकन, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ श्रिंकेज इज यूजुअली अनअवॉइडेबल। कहते हैं आप कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ आपके पास कंक्रीट श्रिंक होगी। तो जब श्रिंक होगी तो कहते हैं कि बाकी हिस्से में आपके पास क्रैक प्रोड्यूस होंगे। जब क्रैक प्रोड्यूस होंगे तो फिर आपका स्ट्रक्चर वो पर्पस फुलफिल नहीं हो सकेगा कि जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया था। So, usually, however, slabs and other members are joined rigidly to other parts of the structure and cannot contract freely. This result in tension stresses known as shrinkage stresses. तो कहते हैं चूंकि आपकी स्लैब जो वो अकेली नहीं होती स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो दूसरे मेंबर्स के साथ ज्वाइंट होती है रिजिडली, बार्स के साथ और मोनोलिथिक कंक्रीटिंग की वजह से। तो कहते हैं जब आपके पास कंक्रीट श्रिंक हो रही होती है तो उसकी वजह से आपके पास टेंशन स्ट्रेसेस या श्रिंकेज स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं उस स्लैब के अंदर। Since concrete is weak in tension, these temperature and shrinkage stresses are likely to result in cracking. तो कहते हैं जैसे कि हमें पता है, हमने शुरू में पढ़ा था कि कंक्रीट हमारी कमज़ोर होती है टेंशन में, तो जब ये टेंशन स्ट्रेसेस उसमें प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी वजह से कंक्रीट क्या कर जाती है, क्रैक कर जाती है, तो आपकी स्लैब क्रैक हो जाती है। So, in one-way slabs, the reinforcement provided for resisting the bending moments has the desired effect of reducing shrinkage and distributing cracks. However, as contraction takes place equally in all directions, it is necessary to provide special reinforcement for shrinkage and temperature contraction in the direction perpendicular to the main reinforcement. This added steel is known as temperature or shrinkage reinforcement or distribution steel. तो कहते हैं कि चूंकि आपके पास देखिए स्लैब में तमाम डायरेक्शन में श्रिंकेज हो रही है, लेकिन आपने एक डायरेक्शन में क्या किया हुआ है, मेन reinforcement प्रोवाइड की हुई है, और दूसरी डायरेक्शन को आपने ऐसे ही छोड़ दिया।
तो कहते हैं कि दूसरी डायरेक्शन को ऐसे ही नहीं छोड़ना, उधर भी कम से कम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। और उस रीइंफोर्समेंट को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर और श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है। उसका डिज़ाइन कैसे होते हैं? मिनिमम रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट फॉर श्रिंकेज एंड टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट सेम एज मेन रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट। Reinforcement is placed perpendicular to main steel to control the shrinkage and temperature pressing। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है। और इसकी जो आपके पास स्पेसिंग रिक्वायरमेंट है, तो वो उस केस में आपको याद है कि आपके पास 3H था, यहाँ पे वो क्या हो गया है? 5H हो गया। ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी आपके पास कम है श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट की। तो अब हम अगली वीडियो में जो है तो डिज़ाइन पढ़ेंगे, एग्जांपल करेंगे, और उसमें आपको इंशाल्लाह और अच्छी तरीके से इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट, मेन रीइंफोर्समेंट क्या चीज़ें, इनके डिज़ाइन किस तरीके से होते हैं। ठीक है जी।